स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कानूनगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। CPCT हिंदी सीरीज में हमने अब तक पढ़ा है, समझा है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में और कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का चौथा भाग है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग अपने साथ में एक नोटबुक रख लें ताकि मैं जब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराऊं तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चलें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो सेशन की ओर। आज के वीडियो सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन ICQ 01। बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसेस पर निर्भर करता है वे सही से कार्य कर रही है या नहीं, यह चेक करने के लिए बायोस स्टार्टअप प्रोग्राम रिक्त स्थान रन करता है। तो यहां पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। देखें, क्वेश्चन बड़ा है। अगर कोई क्वेश्चन काफी लेंदी हो, काफी बड़ा हो, फटाफट उसके खास खास चीजों को समझना जरूरी है। पहली बार पढ़ने पर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है क्योंकि घबराहट है, थोड़ी हड़बड़ाहट भी होती है एग्जाम टाइम पर, तो हमें इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और समझने में ज्यादा समय नहीं लगाना है, हमें समझने के साथ रिकॉल करना है। ये बात हो रही है बूटिंग प्रोसेस की। बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर के स्टार्टिंग होने का समय, यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तब उस प्रोसेस की बात हो रही। तो हमने यहां से निकाला बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसेस पर निर्भर है, मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो उसको स्टार्ट होने के समय कौन कौन सी ऐसे उपकरण हैं जो उसको जरूरत पड़ती है एक कंप्यूटर को बेसिकली चलने के लिए, उन डिवाइसेस के बारे में कि वे सही से कार्य कर रही है नहीं, मतलब वो प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं, यह चेक करना हो तो बायोस स्टार्टअप प्रोग्राम रिक्त स्थान को रन करता है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा ये समझ में आया। देखें, अगर मैं बात करूं बूटिंग प्रोसेस की, आपको थोड़ा सा मैं बूटिंग प्रोसेस के बारे में समझा दूं। ये हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन आंसर की सीरीज में भी हमने बूटिंग प्रोसेस के बारे में समझा था। जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। सो प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर। ओके, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से हम बूटिंग कर सकते हैं? हम दो प्रकार से बूटिंग कर सकते हैं। नंबर 1 इज सॉफ्ट बूट। ओके, एक तरीका है सॉफ्ट बूट, हम सॉफ्ट बूट कर सकते हैं, और एक तरीका है हार्ड बूट। ओके, एक होता है सॉफ्ट बूट और एक होता है हार्ड बूट। हार्ड बूट को ही हम बोलते हैं कोल्ड बूट। ओके, और यहां पर सॉफ्ट बूट को हम बोलते हैं वार्म बूट। ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, दोनों प्रोसेस के बारे में ध्यान में रखना है, सॉफ्ट बूटिंग और हार्ड बूटिंग, या वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। ओके, ये बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक बात और समझें, ये बहुत जरूरी पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम आगे सॉर्ट आउट करेंगे। सॉफ्ट बूटिंग किसे कहते हैं? सॉफ्ट बूटिंग का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर के हार्डवेयर के बिना आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। यानी स्वाभाविक रूप से जब हम चलते हुए कंप्यूटर को
रीस्टार्ट करेंगे, सो ये प्रोसेस कहलाएगी सॉफ्ट बूटिंग में। हार्ड बूटिंग का मतलब होता है आप किसी हार्डवेयर डिवाइस की सहायता से, यानी हार्डवेयर डिवाइस या हार्डवेयर बटन की सहायता से आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूट। ओके, तो यहां पर दो प्रकार की बूटिंग है, समझ में आया आपको? सॉफ्ट बूट का मतलब क्या है, हार्ड बूट का मतलब क्या है। अब जब कंप्यूटर की यह बूटिंग प्रोसेस होती है, समझे बात को, अब जब ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस होती है तो क्या होता है, जब कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस होती है तो एक प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ये प्रोग्राम स्टोर होता है कौन सी मेमोरी में, रोम चिप में। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, बायोस। ये प्रोग्राम है बायोस और ये एक प्रकार का फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। ओके, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। ये प्रोग्राम मेनली क्या करता है, ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को संपादित करता है और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्थापित होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी में लाकर लोड करता है, क्योंकि कंप्यूटर में करेंटली वर्क जो भी हो रहा है वो सारा का सारा प्राइमरी मेमोरी में होता है। ओके, सो यहां पर बायोस जो है बूटिंग प्रोसेस के दौरान, बायोस बूटिंग प्रोसेस के दौरान एक प्रोग्राम को और संपादित करता है, यह चेक करने के लिए, आप इस बात का ध्यान रखें, यह चेक करने के लिए संपादित करता है कि कंप्यूटर में सभी यंत्र, सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इस प्रोग्राम का नाम है पोस्ट। क्या नाम है इस प्रोग्राम का, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, पोस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब आपको ये बात समझ में आ गई पूरी। ये आपका ओवरऑल बूटिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बताया, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है ये समझाया, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, सो यहां पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन को समझ में आ गया हमको। बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसेस पर निर्भर करता है वे प्रॉपरली वर्क कर रही नहीं, यह चेक करने के लिए बायोस एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उस प्रोग्राम का नाम क्या हुआ, उस प्रोग्राम का नाम हुआ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी वो प्रोग्राम का नाम क्या है, पोस्ट। अब यहां पर एक बात और हमको समझना है, छोटी सी बात, क्या समझनी है, यहां पर पोस्ट का क्या वर्क है और बायोस का क्या वर्क है, ये समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार सीपीसीटी में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पोस्ट जो है वो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करता है पोस्ट। और बायोस मेनली आपकी बूटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। ओके, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर की जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की जानकारी, जानकारी मतलब कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं, तो हम उस डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई का किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी की इकाइयां हैं, आपको ये मालूम है अच्छे से। कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसकी डेटा को स्टोरेज करने की कुछ इकाइयां हैं, मैं आपको सिलसिलेवार दिखा देता हूं। सबसे छोटी जो इकाई है दैट इज बिट। सबसे छोटा क्या होता है कंप्यूटर में? बिट। बिट एक यूनिट है डेटा संग्रहण की, सबसे छोटी यूनिट है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? बिट। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, बिट के बाद आता है बाइट। क्या आता है बिट के बाद? बाइट, यानी बिट, बाइट बिट से बड़ा है। फिर उसके बाद आता है केबी। केबी का मतलब होता है किलोबाइट। क्या आता है यहाँ पर? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद आता है एमबी। एमबी का मतलब क्या है? मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या आता है? जीबी। जीबी का मतलब क्या हुआ? गीगाबाइट। और फिर उसके बाद में आता है टेराबाइट।
फिर पेटाबाइट, जेटाबाइट, यहाँ पर बहुत सारे फिर आगे चलते जाते हैं। ओके, तो आपको ये बाइट्स का जो एक ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है कंप्यूटर में? अगर मैं सबसे छोटी यूनिट की बात करूं तो कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट है बिट। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बिट। तो हमारा सही उत्तर है बिट। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ईप्रोम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? ईप्रोम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले हम प्रश्न को एक बार समझेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन में से गलत अलग करेंगे और फिर सही पे टिक करेंगे। ओके, सो ईप्रोम, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के मेन पार्ट को समझना है। और मेन पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है? मेन पार्ट बात कर रहा है ईप्रोम के बारे में। ईप्रोम आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत, और वहां पर मैंने बात किया था रोम, प्रोम, ईप्रोम और डबल ईप्रोम के बारे में। तो ईप्रोम का पूरा नाम बेसिकली होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखा गया डेटा मिटाया जा सकता है और उसमें फिर से डेटा को लिखा जा सकता है। ओके, तो ये जो ईप्रोम है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं या किस उद्देश्य के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। रोम की सामग्री का पुनर्निर्माण हेतु, नंबर 1। नंबर 2, रोम की सामग्री को मिटाने हेतु। नंबर 3, रोम को डुप्लीकेट करने हेतु। नंबर 4, रोम की सामग्री को मिटाने और पुनर्निर्माण करने हेतु। तो ध्यान से आप समझे बात को कि ईप्रोम का उद्देश्य है ई फॉर इरेजेबल। इरेजेबल, आप रोम में रखे गए डेटा को मिटा सकते हैं और मिटाने के बाद जब आप नया डेटा डालेंगे तो फिर ये वापस से रोम जैसा ही काम करेगी, यानी आप फिर डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ईप्रोम का जो मेन उद्देश्य है वो रोम की सामग्री को मिटाने और उसके पुनर्निर्माण करने हेतु हम उसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? यहां पर आप अगर गलत क्वेश्चन को अलग करेंगे तो उसमें आप ये कर सकते थे कि रोम को डुप्लीकेट करने हेतु ये नहीं आएगा, ओके, और रोम की सामग्री को मिटाने हेतु ये भी नहीं आएगा। अब बचा पुनर्निर्माण और बचा मिटाने और पुनर्निर्माण। तो बेसिकली ईप्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी मिटाकर फिर से नया डेटा डालने के काम में लाई जाती है। ओके, तो हमारा ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान वह मेमोरी जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप स्टूडेंट्स ये समझें कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसका मतलब है ये क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है। आपने याद किया भी होगा और आपको भी पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, हम इतनी बार इसको कर चुके हैं। कौन सी मेमोरी जिसको हम बार बार रिफ्रेश करते हैं इन चारों ऑप्शन में से? वो मेमोरी है डी रैम। हम किसको रिफ्रेश करते हैं बार बार? किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता बार बार पड़ती है? डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता बार बार पड़ती है। ओके, सो हमारे 4th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन राइट प्रोटेक्टेड स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क नंबर 1, नंबर 2 फ्लॉपी डिस्क, नंबर 3 सीडी रोम, नंबर 4 रैम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है इन चारों में से जिसको हम राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट प्रोटेक्ट मतलब हम चाहें तो हम यूजर को, उपयोगकर्ता को ये बोल सकते हैं या रोक सकते हैं लिखने से, यानी डेटा को राइट करने से रोक सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको जब फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें। मैंने वहां पर आपको समझाया था फ्लॉपी डिस्क का डायग्राम बताकर, और मैंने आपको वहां पर एक बटन, एक नोच बताया था जो राइट प्रोटेक्टर की तरह कार्य करता है। यानी अगर हम उसे ऑन कर देते हैं तो फ्लॉपी डिस्क में नया डेटा नहीं लिखा जा सकता, जबकि अगर हम उसे ऑफ कर दें
तो हम उसमें डेटा को लिख सकते हैं। मतलब कि यहां पर इन चारों में से कौन सी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस राइट प्रोटेक्टेड हुई? वो स्टोरेज डिवाइस हुई फ्लॉपी डिस्क। कौन सी स्टोरेज डिवाइस हुई? फ्लॉपी डिस्क। तो राइट आंसर इज फ्लॉपी डिस्क। सो पांचवें का बी इज द राइट आंसर। हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ICQ 06। वर्चुअल मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर चार ऑप्शन है। यह मुख्य मेमोरी का एक हिस्सा है। यह एक तकनीक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम को चलाने में सहयोग करता है। यह कार्यक्रम निष्पादन में इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा है। यह कैश मेमोरी है। तो बेसिकली देखिए, वर्चुअल मेमोरी जो शब्द है ये आप अभी फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में एक ऐसी मेमोरी होती है जो आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तैयार की जाती है कंप्यूटर में, और ये कोई परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। इसका प्रयोग होता है वर्चुअल मेमोरी का जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम निष्पादित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जिसका साइज आपकी प्राइमरी मेमोरी से बड़ा है। यानी ऐसा प्रोग्राम जो काफी बड़ा है और वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में फिट नहीं हो रहा है, पर आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि इसको चलाना है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उसको तो साइज पूरा देना पड़ेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर से, मेनली हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क पर एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, और ये जो मेमोरी स्पेस है ये टेम्पररी होता है सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता है वो स्पेस को हटा दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो बेसिकली कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है कोई ऐसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसका आकार आपकी प्राइमरी मेमोरी से बड़ा है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं जिनका आकार प्राइमरी मेमोरी से बड़ा होता है? देखिए, अभी तो आप जो यूज कर रहे हैं, जो रेम्स आप प्राइमरी मेमोरीज के अंतर्गत जो रेम्स कंप्यूटर में यूज करते हैं वो 4GB 8GB की अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने सिस्टम थे वहां पर रेम इतना हम यूज नहीं करते थे। तो यदि मान लीजिए कि इस समय कोई गेम आपके पास है जिसका साइज ही कम से कम 4GB का है और आपकी जो कंप्यूटर की रैम है वो 2GB की है। अब 4GB का गेम आपको खेलना है, और 4GB का गेम जब आप कंप्यूटर में चलाते हैं तो वो 4GB का गेम कंप्यूटर में चलने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्राइमरी स्टोरेज 2GB की है। यानी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो आपका प्राइमरी स्टोरेज है वो कम होता है, और कंप्यूटर में सारा करंटली काम किस में होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। तो उसके लिए जो बचा हुआ स्पेस है वो कहां पर बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा हार्ड डिस्क के ऊपर, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, और ये जो बनाया हुआ स्पेस कहलाएगा वर्चुअल मेमोरी। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग जो होता है वो क्यों होता है? यह ऐसी तकनीक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए प्रयोग करता है। समझ में आ गया इतना? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा बी। राइट आंसर क्या आएगा? बी। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR एक रिक्त स्थान बूट सेक्टर है और विभाजित सामूहिक भंडारण उपकरण का पहला क्षेत्र है। मास्टर बूट रिकॉर्ड किसी भी स्टोरेज डिवाइस का सबसे पहला सेक्टर होता है, चाहे वो CD हो, DVD हो, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो। मैंने आपको कई बार बताया कि जब हार्ड डिस्क ड्राइव आप नया लाते हैं, जब आप CD नया लाते हैं, जब आप फ्लॉपी डिस्क नया लाते हैं, जब आप DVD नया लाते हैं, तो आपको उसको फॉर्मेट करना होता है, और यह डिस्क फॉर्मेटिंग की प्रोसेस उस डिस्क के ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स का निर्माण करने की प्रोसेस होती है। आपको ये भी अच्छे से पता है कि डेटा जो स्टोर होता है वो सेक्टर्स में स्टोर होता है। ये मैं आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में सारा समझा चुका हूं। ओके, सो जो डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर्स में स्टोर होता है, और उस डिवाइस का जो प्रथम सेक्टर होता है उसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये आप याद रखें, प्रथम सेक्टर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये पूछ रहा है कि उसका कितना साइज होता है। तो मैंने आपको बताया था
कि चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, जिस डिवाइस पर आप मास्टर बूट रिकॉर्ड के साइज की बात कर रहे हैं, तो जो सेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली कितने बाइट के बनते हैं, 512 बाइट के सेक्टर्स बनते हैं। यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक सेक्टर की वो 512 बाइट की होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, 512 बाइट्स। सो मास्टर बूट रिकॉर्ड एक 512 बाइट का बूट सेक्टर है जो कि आपके स्टोरेज डिवाइस का पहला सेक्टर होता है। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए हुए डेटा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन का अर्थ सिंपल सा है। क्वेश्चन यह पूछना चाह रहा है कि यदि मैंने डेटा स्टोर किया किसी स्टोरेज डिवाइस पर, तो उस स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को नापेंगे कैसे, उस डेटा को मेजर कैसे करेंगे। तो उस डेटा को मेजर करते हैं हम बाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा मेजर करते हैं, उस डेटा को हम मेजर करते हैं बाइट्स के द्वारा। देखिए बॉट यहाँ पर जो है ये मॉडेम की यूनिट है। मॉडेम की गति को नापने के लिए हम बॉट का प्रयोग करते हैं। क्लॉक साइकिल जो है सीपीयू की गति को दर्शाता है ना, क्लॉक साइकिल और हर्ट्ज। तो सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पर, बाइट्स यहाँ पर सही उत्तर आएगा। सो 8वें का सी राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करके सिस्टम को चालू करता है। आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करके सिस्टम को चालू करता है। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका प्रयोग करके हमारा जो कंप्यूटर है वो सिस्टम को चालू करता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई बूटिंग प्रोसेस होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना यानी बूटिंग प्रोसेस, और उस बूटिंग प्रोसेस को चलाने के लिए उस बूटिंग प्रोसेस को चलाने के लिए रोम चिप मेमोरी से एक प्रोग्राम संपादित निष्पादित किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोस। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, बायोस। बायोस इसका सही उत्तर है। सो राइट आंसर इज बायोस। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से न्यूनतम एक्सेस टाइम किसका है। यह क्वेश्चन भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। न्यूनतम एक्सेस टाइम निम्न में से उस मेमोरी का होगा जिस मेमोरी की स्पीड सबसे तेज होगी। एक्सेस टाइम का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि उस मेमोरी के अंतर्गत डेटा तक पहुंचना और उस डेटा को उठाकर सीपीयू तक पहुंचाना, ये जो पूरी प्रोसेस में लगने वाला समय है, इस समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। ओके, तो इस समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। और ये जो एक्सेस टाइम है, ये एक्सेस टाइम उस मेमोरी का ज्यादा होगा जिसकी स्पीड ज्यादा अधिक होगी। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे तेज गति किसकी है, सबसे तेज स्पीड किसकी है, कैश मेमोरी की। सो राइट आंसर इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे न्यूनतम होगा क्योंकि उसकी गति ज्यादा है। ओके, जिस मेमोरी की गति सबसे तेज होगी उसका एक्सेस टाइम कम होगा। यहां पर आपको यह देखना है, एक्सेस टाइम जितना कम होगा मेमोरी उतनी फास्ट होगी, ये भी आपको समझना है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, कैश मेमोरी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसमें इंफॉर्मेशन की कंटेंट संचित होती है। निम्न में से चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से किसमें इंफॉर्मेशन के बारे में जो कंटेंट है वो स्टोर्ड होता है। तो ये जो हमारा 11th क्वेश्चन है, यहां पर इसका राइट आंसर है बी, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर में
इंफॉर्मेशन की कंटेंट संचित यानी सेव होती है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्टअप हार्ड डिस्क पर डेटा का पहला सेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके पहले जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन किया था एमबीआर के बारे में, जिसका साइज हमने बताया था 512 बाइट का। तो हार्ड डिस्क के बारे में बात हो रही है। हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर निम्न में से कौन सा होता है? तो हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर मैंने आपको बताया था मास्टर बूट रिकॉर्ड, एमबीआर इसका पहला सेक्टर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो हमारे स्टोरेज डिवाइस है उस पर जब हम ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाते हैं, सो प्रत्येक सेक्टर उसमें 512 बाइट का आता है, और उस स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एमबीआर या मास्टर बूट रिकॉर्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है स्टार्टअप हार्ड डिस्क पर डेटा का पहला सेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो कौन सा सेक्टर होगा? एमबीआर। ओके, सो राइट आंसर इज ए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर कार्यान्वित होती है? ये क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी ये क्वेश्चन आया है। आपको क्वेश्चंस को याद रखना, ये क्वेश्चन सीपीसीटी में आया है और अन्य कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मांगी गई है या एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैश मेमोरी है वो निम्न में से कौन सी मेमोरी का प्रयोग करके बनाई जाती है। देखिए, इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूं, बहुत सरल सॉल्यूशन है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी? देखिए, सबसे तेज मेमोरी होती है सीपीयू रजिस्टर। ओके, उसके बाद आती है कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी अभी अगर हम अभी बात करें, अगर सीपीयू रजिस्टर तो है नहीं यहां पर, तो जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी हुई। ओके, अब कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी का प्रयोग करके बनाई जाएगी? जो मेमोरी सबसे तेज होगी। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे तेज मेमोरी आपको कौन सी लग रही है? देखें, ये जो बाकी के तीन हिस्से हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और ये तीनों मेमोरी रेम से स्लो है, और जो कि एस रेम है ये रेम का ही भाग है, और रेम के तीनों प्रकार में सबसे फास्ट मेमोरी है, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सबसे फास्ट मेमोरी हुई, और ये अगर सबसे फास्ट मेमोरी है तो इसका प्रयोग किसको बनाने में किया जाएगा? कैश मेमोरी को बनाने में स्टैटिक रैम का या एस रैम का प्रयोग किया जाएगा। सो एस रैम इज द राइट आंसर। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। बोर्ड पर विशिष्ट रोम रीड ओनली मेमोरी चिप्स में स्टोर्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? रोम में रखा गया डेटा, रोम किसके बारे में बात हो रही है? रोम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने रोम के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, और वहां मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाला जाता है, और वो जो डेटा या निर्देश संग्रहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बायोस। क्या कहा जाता है? बायोस। सो राइट आंसर इज बायोस। बायोस प्रोग्राम का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसे रोम चिप में संग्रहित किया जाता है, और रोम चिप में बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और यही प्रोग्राम पोस्ट को चलाता है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कंप्यूटर के उपकरणों को चेक करता है ना। उसके बाद में बायोस जो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है प्राइमरी मेमोरी में। सो बायोस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, और ये रोम के अंदर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेमोरी में, क्योंकि ये कई बार सीपीसीटी और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार आया है। सो आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15।
डीरैम पर स्टोर किए गए डेटा को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह उपयोग करता है ट्रांजिस्टर्स का, डायोड का, फ्लिप फ्लॉप्स का, कैपेसिटर्स का। देखिए, मैंने आपको मेरे वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने रैम के प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया था एसरैम, डीरैम के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि एसरैम का प्रयोग या एसरैम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एसरैम में किसका उपयोग करते हैं, डीरैम में हम किसका उपयोग करते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में जब हमने प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए थे तब भी हमने वहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। और यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो डीरैम है, डीरैम देखिए इसको आप अभी याद रख लें कि जो एसरैम है ये फास्ट मेमोरी है। सो ये यूज करती है फ्लिप फ्लॉप्स का। किसका यूज करती है? फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन जो डीरैम है ये एक स्लो मेमोरी है, बार बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि ये यूज करती है कैपेसिटर्स का। किसका प्रयोग करती है? ये कैपेसिटर्स का प्रयोग करती है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। सो एसरैम की बात है तो आपको याद रखना है एसरैम फ्लिप फ्लॉप्स का उपयोग करती है, और जो डीरैम है वो कैपेसिटर का प्रयोग करके बनाई गई है, और कैपेसिटर का प्रयोग होने की वजह से उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो भी तो यही है कि डीरैम पर स्टोर किए गए डेटा को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह किसका प्रयोग कर रहा है? कैपेसिटर्स का प्रयोग करता है। ओके, तो राइट आंसर इज डी। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या फ्लैश मेमोरी के बहुत ज्यादा समान होता है? फ्लैश मेमोरी, देखिए फ्लैश मेमोरी जो होती है, जो चिप मेमोरी आप यूज करते हैं बेसिकली उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। जैसे जो कैमरा का जो आप कैमरा में जो स्टोरेज के लिए जो चिप लगाते हैं, मोबाइल में जो आप एक्सटर्नल मेमोरीज लगाते हैं साउंड या वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, वो जो मेमोरीज होती हैं उनको हम चिप बोलते हैं। ओके, वो फ्लैश मेमोरी कहलाती है। ओके, एसी मेमोरी इन चारों ऑप्शन में से किसके ज्यादा करीब है? ओके, तो आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में समझ में आया। तो जो चिप आप यूज कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, जो चिप आप यूज कर रहे हैं क्या उसमें रखा गया डेटा आप बार बार मिटा सकते हैं और बार बार आप उसमें नया डेटा डाल सकते हैं? मतलब आप उसमें डेटा को मिटा भी सकते हैं, डेटा में नया डेटा आप डाल भी सकते हैं और बार बार उसे पढ़ भी सकते हैं। मतलब कि आप दोनों काम कर सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं कई बार और मिटाकर नया डेटा भी हम कई बार डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों ऑप्शन में से फ्लैश मेमोरी किससे संबंधित हो रही है? तो देखें, रोम, अगर मैं रोम की बात करूं तो रोम में सिर्फ डेटा पढ़ा जा सकता है, रोम में रखा गया डेटा मिटाया नहीं जा सकता। ओके, तो मतलब ये रीड ओनली हो गई। पी रोम, पी रोम के बारे में मैंने सिंपली बताया था, प्रोग्राम की सहायता से डेटा को रोम में डाला जाता है। ओके, सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है या प्रोग्राम की सहायता से डेटा को पढ़ा जाता है। ईपी रोम की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा डेटा को मिटाया जाता है और नया डेटा उसमें डाला जाता है। लेकिन ये हम कब कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं? हम एक बार करते हैं और बाद में ये फिर चिप जो है वो रोम की जैसा ही कार्य करती है, यानी हम उसमें से डेटा फिर बार बार पढ़ सकते हैं, मिटा या परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये एक ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग हम करते हैं उन एप्लीकेशंस में जिसके अंतर्गत हमें डेटा को बार बार मिटाना है और बार बार उसमें नया डेटा डाल सकते हैं। इसका मतलब इसमें कई बार हम नया डेटा डाल सकते हैं, कई बार पुराने डेटा को मिटा सकते हैं। सो जो फ्लैश मेमोरी की जो गुण है वो किससे संबंधित हो रहे हैं? डबल ई प्रोम से। तो ये फ्लैश मेमोरी किसके ज्यादा समान होगी? डबल ई प्रोम के। ओके, सो राइट आंसर इज डबल ई प्रोम। सुनाओ, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या फ्लैश मेमोरी के बहुत ज्यादा समान होता है? फ्लैश मेमोरी, देखिए फ्लैश मेमोरी
सो नाउ जोड़ियां मिलाना है। अब ये जो 17 क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें जोड़ियां दे दी है और ये जोड़ियां आपको आती है सीपीसीटी के क्वेश्चंस में। ये जोड़ियां मिलाने के लिए आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें समझ में नहीं आता है करें क्या। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए जोड़ियां मिलाना बहुत सरल है। आप ये 5th क्लास से करते आ रहे हैं तो बहुत सरल चीज है, ज्यादा घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। देखें, सबसे पहला आपको उठाना है ट्रैक। इन तीनों में से ABC में से ट्रैक किसके साथ फिट हो रहा है हम समझें और देखते हैं। सो ट्रैक किसे कहते हैं? किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर सर्कल वृत्ताकार जो डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं उसे कहते हैं ट्रैक। ओके, सो यहां पर देखें, पढ़ें, एकाधिकार सतहों के एक जैसे ट्रैक्स का संग्रह, एक डिस्क का वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है? ट्रैक। सो एक डिस्क का वृत्ताकार भाग क्या कहलाएगा? ट्रैक। सो पहले का राइट आंसर है बी। तो देखें, जहां जहां पहले का बी है वो सही है, मतलब ये दोनों नीचे के गलत हो गए। ओके, अब आपका उत्तर या तो ए या फिर बी है। अब दूसरे को देखते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं? ट्रैक का भाग क्या कहलाता है? सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि सेक्टर्स को ट्रैक्स को सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। तो सेक्टर बेसिकली क्या हुआ? ट्रैक का भाग हुआ, मतलब दूसरे का सी। अब आप देखें दूसरे का सी कहां पर आ रहा है? ए में आ रहा है। सो राइट आंसर इज ए। बात खत्म हो गई। ओके, सो यहां पर आप सिंपल बना सकते हैं। अब जब बात बची सिलेंडर की, तो सिलेंडर के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? सिलेंडर के लिए है ए। सिलेंडर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर बताया था। सिलेंडर किसे कहते हैं? घर वाला सिलेंडर नहीं, सिलेंडर किसे कहते हैं? एकाधिकार सतहों के एक जैसे ट्रैक्स का संग्रह सिलेंडर कहलाता है। ओके, सो राइट आंसर इज ए। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चार 4352 किलोबाइट्स और 0.25 मेगाबाइट्स का योग कितना होगा? देखें, इन दोनों मेमोरी को आपको जोड़ना है। पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है आंसर्स की यूनिट पर। यहां पर जो चारों आंसर हैं वो MB में है, मेगाबाइट्स में। मतलब कि ये जो 4352 किलोबाइट्स हैं इनको हमें कन्वर्ट करना होगा MB में। ओके, तो देखें, ध्यान से समझें कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसे। इसको समझना आपको बहुत सिंपल है और बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। देखें, बेसिकली किलोबाइट्स को हमको कन्वर्ट करना है MB में। हमारे पास जो टोटल है 4352 किलोबाइट है ना। ये हमारे पास एक यूनिट है। कौन सी यूनिट है? 4352 किलोबाइट। ओके, ये हमारे पास एक यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको बेसिक यूनिट तो मालूम होगी, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। अब 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। तो यहां पर कितनी किलोबाइट है? 4352 किलोबाइट। इसका मतलब है कि इसमें से, ध्यान समझे बात को, आप ध्यान से समझना, इसमें से आप निकाल लो 4000। समझे? इसमें से आप 4000 निकाल लो। कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं। तो यदि मैं 4000 किलोबाइट की बात करूं, ओके, तो ये 4000 तो ये हो गया, और 24 बचा। 24 कितनी बार आएगा? 4 बार। ओके, सो टोटल हो गया 96। ये हो गया 96, तो 4096। ओके, सो 4096 किलोबाइट ये हो गई। 4096 किलोबाइट बराबर हो गई 4 MB। ठीक है, ध्यान से समझे बात को, ध्यान से। ये हो गई 4 MB। अब मेरे पास बची कितनी है? आपको 352 में से 96 यानी ये फिगर घटा दीजिए आप। तो आपने घटाया क्या? आपने कितना घटाया? आपने घटाया, देखें, 4352 और इसमें से घटाना है 4096। सो आपके पास जो बचा है लास्ट में, है ना, वो कितना बचा? वो आपके पास बचा है 256। कितना बच गया यहाँ पे? 256 किलोबाइट अभी आपके पास बची है, ये बची हुई है।
256 किलोबाइट। अब इसको आधा करते हैं, देखें आप ध्यान से समझें, यहां से इसको आधा करते हैं तो थोड़ा सा लिख लें, 0.5 MB इक्वल टू 512 KB। 1 MB बराबर 1024 KB, तो आधी MB बराबर 512 KB। फिर इसके बाद में 256 KB, सॉरी 0.25 MB इक्वल टू 256 KB, यानी कि 512 का भी मैं आधा करूं तो 0.25 MB बनता है। मतलब कि ये जो आपके पास बचा, ये वाला जो पोर्शन बचा, ये वाला, इसकी बन गई कितनी MB? ये बन गई 0.25 MB, यानी 4 MB तो ये हो गई, 4 MB तो ये हो गई, और फिर बची 0.25। ओके, तो 4.25 MB ये कन्वर्ट हो गया इसका, ये टोटल कन्वर्ट हो गया 4.25 MB। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो बची हुई मेरे पास है, मेरे पास एक बची है ये वाली पॉइंट 0.25। ओके, तो यहां पर 8 कर दें, 0.25 MB 8 करो, तो 8 करने पे क्या आया, 4.5 MB। सो राइट आंसर इज 4.5 मेगाबाइट। इतना सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको जो बताया है बहुत सिंपल सॉल्यूशन करके बताया। आप चाहते ना तो सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल कैसे करते हैं, आप यहां देखो 4352 किलोबाइट्स, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो 4 MB वाला नहीं है। ये 4000 देख के हमको समझ में आ गया कि अगर मैं इसको MB में कन्वर्ट करूंगा तो 4000 का क्या बनेगा, 4 MB, सिंपल। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 4 MB से नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर सही उत्तर यही बनेगा। ओके, सो यहीं से देखकर आपको समझ में आ जाता है, इतना आपको मैथमेटिक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, लेकिन ये मैंने क्यों लगाया मैथमेटिक्स, क्योंकि हो सकता है कि जब आप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो हो सकता है ये 4 ऑप्शन नहीं आए, इसकी जगह पे 4.75 आ जाए, 4.35 आ जाए, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपके सामने रखा है। वैसे आप सिंपली लगा सकते हैं 4352 किलोबाइट, दैट मीन्स 4 MB, और जो भी बचता है वो, और 4 MB में से तीनों में से सिर्फ डी ऑप्शन 4.5 है, इसलिए सही उत्तर वही आएगा। ओके, सो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन बायोस के लिए एक प्रामाणिक बूट विकल्प नहीं है? नेटवर्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, रैम। मतलब बायोस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए निम्न में से कौन से ऑप्शन को वैलिड नहीं माना जाता? तो इस बायोस प्रोग्राम को हम हार्ड डिस्क के द्वारा, यानी हार्ड डिस्क को बूटेबल बनाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम CD ड्राइव के द्वारा भी बूटेबल बनाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन हम नेटवर्क के द्वारा भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम रैम के द्वारा इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो राइट आंसर इज रैम। सो बायोस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रैम एक प्रकार का बूट विकल्प नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लें। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बूट प्रोसेस के दौरान कार्यान्वित की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर जिन उपकरणों पर निर्भर है वह सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं? ये क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए दूसरी बार लेकर आया हूं क्योंकि CPCT एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर भी पूछा गया है, और आपको पहले ये पता चल गया है कि ऐसा प्रोग्राम जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान डिवाइसेस को चेक करे, कंप्यूटर की आवश्यक डिवाइसेस को चेक करे कि वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं, ऐसा प्रोग्राम कहलाता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ऐसा प्रोग्राम जो है वो कहलाता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सिंपल, यहीं से समझ में आ रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर जिन उपकरणों पर निर्भर है वे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं नहीं, तो उपकरणों को चेक करना है बूटिंग प्रोसेस के दौरान। यहां पर नाम भी आया है बूटिंग प्रोसेस, तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान अगर ऐसा करना है तो वो कौन सा प्रोग्राम होगा?
पोस्ट होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वह आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को कार्यान्वित करता है और इसे इसकी रिक्त स्थान कहा जाता है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मेमोरी के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि सीपीयू जब कोई निर्देश एग्जीक्यूट करता है तो सीपीयू की गति को दर्शाया जाता है उसकी क्लॉक साइकिल के द्वारा या उसकी क्लॉक स्पीड के द्वारा। तो माइक्रो प्रोसेसर, यहां पर जो शब्द है उसको आपको उठाना है। माइक्रो प्रोसेसर यानी इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हुआ सीपीयू, और सीपीयू के बाद ये आवृत्ति की बात कर रहा है। आवृत्ति का मतलब हुआ इसकी क्लॉक साइकिल। तो इसकी क्लॉक साइकिल यानी आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? इसकी क्लॉक साइकिल, और क्लॉक साइकिल को हम क्या बोलते हैं? क्लॉक से संबंधित क्या हुआ? क्लॉक स्पीड। ओके, सो राइट आंसर इज क्लॉक स्पीड। वह आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू निर्देश को कार्यान्वित करता है उसे इसकी क्लॉक स्पीड कहते हैं। सीपीयू की गति को, निर्देशों को एग्जीक्यूट करने की क्षमता को सीपीयू की क्लॉक गति से, क्लॉक स्पीड से दर्शाया जाता है, क्लॉक साइकिल से दर्शाया जाता है। तो ये राइट आंसर है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सीपीसीटी 2017 में पूछा गया है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर एक जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन है। यहां पर बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन को क्रैक करना बड़ा सिंपल है। आप ध्यान से समझें। अगर आपको इसमें दो चीजें नहीं भी आ रही है तो भी आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें उठाता हूं मैग्नेटिक टेप को। मैग्नेटिक टेप, इन तीनों में से समझें। मैग्नेटिक टेप, संदर्भ का स्थान, डिजिटल, वीडियो, सिक्वेंशियल। मैग्नेटिक टेप, मैंने बार बार बोला है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो एक प्रकार की सिक्वेंशियल मेमोरी है, यानी जिस क्रम में डेटा को लिखा जाता है उसी क्रम में हम डेटा को पढ़ सकते हैं। सो ये एक प्रकार की सिक्वेंशियल है, यानी पहले का सी। तो जिस ऑप्शन में पहले का सी है वो राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लू रे की। सो ब्लू रे जो है ये एक प्रकार का सीडी या डीवीडी का प्रकार है। ब्लू रे डीवीडी का प्रकार है बेसिकली, और डीवीडी का प्रकार, इसका प्रयोग होता है हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए। किसके लिए इसका प्रयोग किया गया था? हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं ब्लू रे के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप मेरे पुराने वीडियो देखें सीडी डीवीडी वाले, उसमें आपको समझ में आएगा ब्लू रे डिस्क के बारे में। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग हुआ था डिजिटल वीडियो के लिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है तीसरे का बी। सो तीसरे का बी आ रहा है, तीसरे का बी ये रहा, ये राइट आंसर हो गया यहाँ पे। ओके, आपको पहले के लिए देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्रॉस हो गया। मैंने आप जोड़ियां मिला दी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने मिलाई। इसमें आपको तीनों चीजें जरूरी नहीं है कि जानकारी सारी हो। आप अगर मैग्नेटिक टेप के बारे में जानते हैं और ब्लू रे के बारे में जानते हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कैश के बारे में जानते हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सरल है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 256 मेगाबाइट और 2.25 गीगाबाइट्स का योगफल क्या होगा? देखिए 256 मेगाबाइट, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 256 MB है ना। 256 मेगाबाइट ये बराबर होगा 0.25 GB के। किसके बराबर होगा? 0.25 GB। तो 2.25 और 25 GB, इन दोनों को जोड़ा तो बना 2.25 गीगाबाइट। ओके, 2.25 GB और 0.25 GB दोनों को जोड़ा तो क्या बनेगा? 2.5 गीगाबाइट। देखिए इसको समझ लें, सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था। सिंपल है, कुछ नहीं है। 256 MB, तो मैं इसको सिंपल सा बता देता हूं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें 1 GB बराबर 1000
24 MB। सो 512 0.5 GB इक्वल टू 512 MB। सिमिलरली 0.25 GB इक्वल टू 256 MB। ये हो गया। सो उसने क्या बोला है आपको, 256 बोला है यहाँ पे, 256 मेगाबाइट। सो 2556 मेगाबाइट बराबर 0.25 GB। ओके, सो यहाँ पर आप लिख लें 0.25 ये लिख लें। फिर इसके साथ क्या जोड़ना है आपको, इसके साथ जोड़ना है 2.25 GB। ये भी ऊपर वाला भी GB है, सॉरी, और ये भी GB, दोनों जुड़ा तो क्या हुआ 2.5 GB। ओके, सो राइट आंसर इज 2.5 GB। सिंपल। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित का मिलान करें, सॉफ्ट बूट, हार्ड बूट, स्लिप। पहला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का मैंने आपको बताया था सॉफ्ट बूट के बारे में, मैंने आपको बताया था हार्ड बूट के बारे में, और स्लिप उसकी गुण बता रहा है। सॉफ्ट बूट किसे कहते हैं, हार्ड बूट किसे कहते हैं, स्लिप किसे कहते हैं। स्लिप तो आपको पता है, स्लिप के अंतर्गत क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालते हैं तो क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालते हैं, ध्यान से सुने, जब हम कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, पावर को कम करता है लेकिन कंप्यूटर को चलाता रहता है, यानी कंप्यूटर आपका चलता रहेगा, पावर को कम कर देगा। ओके, ये एक प्रकार से पावर सेवर की तरह कार्य करता है स्लिप मोड। ओके, सो तीसरे का ए। नाउ तीसरे का ए कहां दिख रहा है, ये या तो सी उत्तर होगा या फिर डी उत्तर होगा। ओके, बाकी के ऊपर के दोनों उत्तर आप हटा दें, ठीक है। अब सॉफ्ट बूट का मतलब होता है पावर हटाए बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है। मैंने आपको बताया था सॉफ्ट बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बिना किसी हार्डवेयर की सहायता से, सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर ये काम किया जाता है इसे सॉफ्ट बूट कहते हैं या वार्म बूट भी कहते हैं। ओके, सो पहले का होगा बी। ओके, दूसरा हार्ड बूट, पावर व्यवहारिक रूप से बंद होती है और फिर से वापस चालू होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हार्ड बूट। सो दूसरे का बी, यहां पर दूसरे का बी। ओके, दूसरे का बी और पहले का बी और दूसरे का सी, तो राइट आंसर इज डी। ओके, सो ये 24वें का जो सही उत्तर आया वो आया डी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर 25। फिर से जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें, बायोस। सो बायोस क्या है, बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, आप समझ लें कितनी बार बायोस सीपीसीटी में पूछा गया है, कितनी बार रोम पूछा गया है, यहां से आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या हर बार घुमा दिया जाता है। हर बार आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन वही होता है, चीजें वही है, लेकिन क्वेश्चन को इतना घुमाया जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। सो बायोस को क्या कहते हैं, फर्मवेयर। पहले का सी आएगा, पहले का सी यानी ये भी नहीं है और डी भी उत्तर नहीं है, या तो बी आएगा या सी आएगा। नाउ लॉग ऑफ जो है ये क्या करता है, लॉग ऑफ केवल मुख्यतः लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है ना, और हाइबरनेट जो है लॉग ऑफ जो है वो वर्तमान यूजर के लिए, सॉरी इसका आएगा ए, लॉग ऑफ जो है केवल वर्तमान यूजर का सेशन बंद करता है, और हाइबरनेट जो है ये लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है। सो इसका राइट आंसर आएगा सी वाला। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ओके, तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको और वीडियो लेक्चर्स देखने हैं इस प्रकार के, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकॉन को भी हिट करना होगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो ये आपको सारा काम करना है। ओके, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।